गुजरात में कांग्रेस हाशिए पर पहुंच चुकी है और इसी बीच राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में एक बार फिर से जान फूंकने की तैयारी में है। और इसी कड़ी में आज गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक ने कांग्रेस पार्टी में मची हायतौवा पर बड़ा बयान दे दिया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं। बड़े बड़े कांग्रेसी दिग्गज अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए गुजरात में कमल खिलाने में लगे हैं। इस बीच एक बार फिर गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं। वैसे तो मुकुल वासनिक का यह दौरा मुख्य तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर है, जो गुजरात में 7 मार्च को प्रवेश करेगी। यात्रा से पहले मुकुल वासनिक तैयारियों की दृष्टि से अलग अलग जगहों पर जाएंगे, साथ ही समीक्षा करेंगे कि यात्रा को लेकर और क्या कुछ करना बाकी है। 7 मार्च को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यहाँ पर गुजरात में प्रवेश करेंगे और उसी की तैयारी के सिलसिले में पहले से ही हमारे तमाम साथियों ने तैयारी शुरू की। आज भी हम तैयारी के दृष्टि से हम अलग अलग जगह जाएंगे और एक समीक्षा करेंगे कि कहां तक के हम तैयारी कर चुके हैं और क्या कुछ करना और बाकी है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे सियासी भंवर का सामना कर रही है कि जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां भी सरकार की स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। 2014 से लेकर अब तक सहस्त्र शस्त्रों के साथ चारों दिशाओं से भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर हमला बोल दिया है। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ वो इसी क्रम में एक और काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जिसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। गुजरात में एक और बीजेपी लगातार तीसरी बार 26 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की हालत खस्ताहाल होती जा रही है। लिहाजा कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती अपने खेमे को बचाना भी है और गठबंधन के धर्म को निभाना भी है। गठबंधन अलग अलग राजनीतिक दलों में करते हुए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कहना चाहूँगा कि हमने तमाम हमारे साथियों के साथ में विचार विमर्श किया और अंत में जाकर हमने आम आदमी पार्टी के साथ में हमने गठबंधन करने का फैसला किया। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के सभी साथी हर स्तर पर पूरे तन मन धन के साथ में हमारे गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को कामयाब करने के दिशा में प्रयास करेंगे। हम समझते थे कि कुछ ऐसे लोग जिनको संगठन ने अलग अलग स्तरों पर काम करने की जिम्मेदारी सालों साल सौंपी है, वो संगठन के साथ ऐसे समय खड़े रहेंगे जब भारत के लोकतंत्र के साथ और भारत के संविधान के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कमजोर दिल रखने वाले अगर छोड़कर चले जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये पार्टी के लिए कोई नुकसानदायक होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे संघर्ष में मजबूत दिल वाले, मजबूत इरादे वाले लोगों की आवश्यकता रहती है। कमजोर दिल रखने वाले ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते। फिलहाल आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में 7 मार्च से दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी और तापी जिलों को कवर करेंगी और गुजरात से आगे बढ़कर ये यात्रा 10 मार्च को महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगी। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास कर दिया है, यानी कि कुलसेकरापट्टनम अब दूसरा श्रीहरिकोटा बनने जा रहा है, जहां से छोटे रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे ताकि श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लॉन्चिंग का ज्यादा लोड न हो। इसरो अगले 2 साल में यहां SSLV लॉन्च करने की तैयारी में है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री पे एक और माइलस्टोन है। अभी हम कुलशेखरपट्टनम पे हैं और यही लोकेशन है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज द लॉन्च कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन लिया, अलॉन्ग विद 36 अदर प्रोजेक्ट ही लेड द फाउंडेशन स्टोन। और इस कॉम्प्लेक्स का महत्वपूर्ण और खास बात यहाँ पे इस मैप और इस डायग्राम पे है। इस लोकेशन को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। और यहाँ पे जो देख रहेंगे तो यहाँ पे पूरा ये कैसा कंस्ट्रक्शन यहाँ होगा, सब कुछ होगा। ये एक मैगजीन फैसिलिटी है जहाँ पे लाइक सेगमेंट्स ऑफ मैगजीन्स को वो स्टोर करेंगे। उसके बाद इस फैसिलिटी पे वो मैगजीन और पूरा अदर इक्विपमेंट्स का नॉन डिस्ट्रक्टिव फैसिलिटी भी यहाँ पे आ जाएगा। ये नोजल फैसिलिटी है जो मैगजीन के नीचे है ना, उसको नोजल बोलते हैं। वो प्रोपल्शन सिस्टम सब कुछ उस पे है और सेपरेट सिस्टम्स का भी अपर स्टेज प्रिपरेशन फैसिलिटीज है, सैटेलाइट प्रोग्राम फैसिलिटीज भी हैं। और इसके बाद इस सब को इंटीग्रेट करना है एक रॉकेट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं व्हीकल इंटीग्रेशन फैसिलिटी। उसके बाद इस रॉकेट को एक ऐसा मूवमेंट लेकर जाएंगे लॉन्च पैड को, वो ये है इसका एक्चुअल लॉन्च पैड और लॉन्च व्हीकल का तैयारी सब कुछ यहाँ पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां के मंदिरों में जरूर जाते हैं और आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। तमिलनाडु दौरे के पहले दिन यानी कि कल उन्होंने मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में दर्शन किए, पूजन अर्चन किया और इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक सफेद धोती में नजर आए थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी कुछ इस तरह पूरी आस्था के साथ मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर पहुंचे। वो पारंपरिक सफेद धोती में नजर आए और इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा की। प्रधानमंत्री ने वहां के पुरोहितों से टीका लगवाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। दरअसल पीएम मोदी तमिलनाडु के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सोमवार शाम इस मंदिर में पूजा अर्चना की। मीनाक्षी अम्मन मंदिर मुख्य रूप से माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव अपने गणों के साथ यहाँ सुंदरेश्वर रूप में राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरै आए थे। राजकुमारी मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार भी माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ भगवान सुंदरेश्वर और माता मीनाक्षी की पूजा अर्चना की। इससे पहले पीएम ने वहां एक रोड शो भी निकाला, जिसमें उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े नजर आए। इन लोगों ने हाथ हिलाकर पीएम का स्वागत किया तो प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की जर्मन सिंगर से मुलाकात का खास वीडियो। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की कल जर्मन सिंगर कासांड्रा मायर-स्पिकमैन से मुलाकात हुई और इस जर्मन सिंगर ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम आएंगे गाकर इंटरनेट पर खूब वाहवाही बटोरी थी। पीएम मोदी से अब तमिलनाडु के पल्लादम में कासांड्रा की मुलाकात हुई है और उन्होंने पीएम को भजन गाकर भी सुनाए हैं। पीएम मोदी ने खुद कासांड्रा से मुलाकात की और उनके भजन का वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में अपने कार्यक्रम मन की बात में भी 21 साल की जर्मन सिंगर कासांड्रा का जिक्र किया था। कासांड्रा को देखने में दिक्कतें हैं और उनकी आंखें खराब हैं, लेकिन सनातन धर्म से जुड़े भजनों को गाने का उनका अंदाज बड़ा जुदा है। You like Indian food? Yeah, I love it. What type of food you enjoy? I just discovered the sweets. Yesterday I saw your one small video, Om Namah Shivaya. I'm in India. Yes. And you've been waiting for 6 years. Yeah. So when first time I talked to her, he never told me that she wanted to come to India. I was very shy. I still am. So I never thought that this would happen. So. But God is always with you. Yeah. When one is doing a bhajan, God is always bless you. Yeah.
दो मासूम बहनों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में दोनों बेटियों ने अपनी माता पिता के साथ रहने के लिए उनके ट्रांसफर की गुहार लगाई है। दरअसल दोनों बहनें माता पिता की नौकरी की वजह से उनसे दूर रह रही हैं। पिता की पोस्टिंग कहीं है तो मां की पोस्टिंग कहीं और है और पढ़ाई की वजह से दोनों ही बहनें जयपुर में चाचा चाची के साथ रहती हैं। नमस्ते, क्या नाम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बच्चों के बीच भी दिखते हैं। देश से लेकर विदेश तक में वो बच्चों से अपनापन जताते रहे हैं, उन्हें प्यार करते हैं, दुलारते हैं। इसलिए तो बच्चों के बीच वो काफी लोकप्रिय भी हैं। पीएम मोदी की इस आत्मीयता ने बच्चों में बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं। वो शायद ये मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी से वो कोई गुजारिश करेंगे तो वो जरूर पूरी होगी। यही वजह है कि जयपुर की दो बहनों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने माता पिता के साथ रहने की ख्वाहिश जताई है। दोनों बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने माता पिता का ट्रांसफर जयपुर कराने का अनुरोध किया है ताकि वो भी उनके साथ रह पाएं। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की अर्चिता और अर्चना नाम की इन दोनों बहनों ने चिट्ठी में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि उनके पिता देवलाल मीणा चौहटन में सहायक लेखाधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं, जबकि मां हेमलता कुमारी मीणा बालोतरा के देवड़ा ब्लॉक में सरकारी स्कूल की टीचर हैं। पीएम मोदी को दोनों बहनों ने अपने जज्बात बयां करते हुए लिखा, हम दोनों बहनों को अपने माता पिता की बहुत याद आती है तथा उनके बिना हमारा पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता। हम दोनों चाहते हैं कि हमारे माता पिता का स्थानांतरण जयपुर राजस्थान हो जाए और हम भी जयपुर अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं और वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। हमने आपके कई अभियान जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि सुने और देखे हैं और हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। हमें भी हमारे माता पिता के साथ रहना है, उनका नाम रोशन करना है। कृपया आप हमारे माता पिता का स्थानांतरण जगतपुरा जयपुर कर दीजिए, हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। 25 फरवरी 2024 की तारीख में लिखी इस चिट्ठी में दोनों ही बहनों ने धन्यवाद कर अपना नाम भी लिखा है। पत्र के साथ साथ दोनों बहनों ने अपने माता पिता के साथ ही अपने चित्र भी बनाए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि उनके माता पिता एक दूसरे से कितनी दूर रहते हैं और दोनों बहनें उनसे कितनी दूर। चित्र के मुताबिक दोनों के पिता चौहटन में उनकी मां से 130 किलोमीटर दूर रहते हैं, जो समदड़ी में रहती हैं, और दोनों बहनें 646 किलोमीटर दूर जयपुर में रहती हैं। गुजरात के समंदर से नशे की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया है और इस खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बताई जा रही है करीब 2000 करोड़ रुपए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए ड्रग्स के जखीरे पर प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। नशे की यह खेप उस वक्त पकड़ी गई है जब इंडियन नेवी और एनसीआरबी के साथ गुजरात एटीएस ने समंदर में ऑपरेशन चलाया। समंदर की लहरों पर नशे का कारोबार। समंदर से पकड़ी गई नशे की सबसे बड़ी खेप। 3100 किलो ड्रग्स, 2000 करोड़ की कीमत। गुजरात में ड्रग्स, निकला पाकिस्तान कनेक्शन। भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गुजरात के कच्छ में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की। ये इन तस्वीरों की गवाही है कि किस तरह गहरे नीले समंदर की मचलती लहरों के ऊपर नशे का कारोबार उफन रहा था। खबर मिली कि एक छोटा जहाज नशे की बड़ी खेप लेकर हिंदुस्तान के समंदर पर आने वाला है। भारतीय नौसेना को जैसे ही नार्को कंट्रोल ब्यूरो से ये इत्तला मिली तो अरब सागर पर नशे के सौदागरों को घेरने के लिए घेरा लगाया गया। खबर मिलने के बाद एक ऑपरेशन शुरू किया गया। भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीमों ने समंदर से नजरें नहीं हटाई और फिर नजर आई वो नाव जो पिछले 2 दिनों से समंदर के पानी में खड़ी हिचकोले खा रही थी। ये नाव 2 दिनों तक समंदर में ही रही
और जैसे ये संदिग्ध नाव भारत की समुद्री सीमा में दाखिल हुई, फौरन उसे घेर लिया गया और जब तलाशी ली गई तो ये तस्वीरें सामने आई। उस नाव पर जो ड्रग्स पकड़ी गई उसका वजन था 3100 किलो। जखीरे के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स कंसाइनमेंट है। भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस ने उस नाव से 5 लोगों को भी पकड़ा, जिन्हें ड्रग्स के साथ काला नकाब पहनाकर ऐसे बिठा दिया गया है क्योंकि अब उनका काला कारोबार पुलिस की नजर में आ चुका है। अंदाजा लगाया गया कि जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दरअसल मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाके गुजरात के लिए ड्रग्स सप्लाई के सबसे महफूज ठिकाने बनते जा रहे हैं। बीते कुछ अरसे के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात से हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। पकड़े गए ड्रग्स के जखीरे पर प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। जो ड्रग्स पकड़ी गई है उसमें 2950 किलो हशीश और 160 किलो मेथाम्फेटामाइन, 25 किलो मॉर्फिन शामिल है। इसके अलावा 5 पाकिस्तानी भी इस ऑपरेशन में पकड़े गए। ड्रग्स माफिया अक्सर समंदर के रास्ते से भारत में ड्रग्स लाने की कोशिश करते हैं, मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की वजह से ये कोशिश नाकाम हो जाती है। आज तक ब्यूरो। सूरत में आए दिन लूट और हत्या जैसी अपराध की अंजाम दिया जा रहा है और इसी बीच सूरत के कतार गांव इलाके में कई करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ये कि एक डायमंड कारोबारी अपनी कार से 4 लोगों के साथ 1 करोड़ रुपए लेकर जा रहा था। तभी फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आया एक शख्स और बीच सड़क पर उनसे उनकी कार को रुकवा लिया। बाद में सभी को किडनैप करके उनसे 1 करोड़ रुपए की लूट की और उसके बाद वो फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने ओलपाड इलाके में इको कार को बरामद कर लिया है। बस चंद घंटों का इंतजार और जामनगर में शुरू हो जाएगी देश की सबसे चर्चित प्री वेडिंग सेरेमनी। ये प्री वेडिंग सेरेमनी किसी और की नहीं है बल्कि देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की है, जो अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट से इसी साल जुलाई में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। लेकिन परिणय सूत्र में बंधने से पहले अनंत और राधिका का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 1 से 3 मार्च तक जामनगर में होने जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी करने के पीछे 2 बेहद खास वजह बताई जा रही हैं। पहली ये कि अंबानी परिवार का जामनगर से पुश्तैनी रिश्ता है, क्योंकि यहीं अनंत अंबानी की दादी का जन्म हुआ था और यहीं उनके दादा धीरूभाई अंबानी और पिता मुकेश अंबानी ने जामनगर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। इस वजह से उनका जामनगर से विशेष लगाव है। जबकि दूसरी वजह खुद अनंत अंबानी ने बताई। अनंत के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वेड इन इंडिया यानी कि भारत में शादी करने की अपील की थी, जिससे अनंत काफी प्रभावित हुए और इसी वजह से उन्होंने देश में ही शादी करने का फैसला किया। अभी पीएम ने बोला वेड इन इंडिया, तो आप तो शादी भी यहीं पे, पीएम ने जो बोला कि वेड इन इंडिया, कोई हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। हाँ। तो मेरी दादी का जन्मभूमि जामनगर है, मेरे पापा और दादा का कर्म भूमि जामनगर है। मैं यहाँ पला हूँ और मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ये करें। और प्रधानमंत्री साहब ने अगर बोला कि शादी आप जितना भी हो सके उतना वेड इन इंडिया करिए, उससे बड़ा क्या चीज़, खुशी की बात है हम हमारे देश में शादी करें। इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन से पहले ही जामनगर में उत्सव जैसा माहौल है, जबकि मेन इवेंट की शुरुआत सुबह से होगी, जिसके लिए मेहमानों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभिषेक सर, मानुषी मैम। खास बात यह है कि इस गेस्ट लिस्ट में देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिनमें फिल्मी कलाकार, बिजनेसमैन, राजनीतिक हस्तियां और खेल जगत से जुड़े लोग भी शामिल हैं। जाहिर है कि जब इतने नामी गिरामी लोग प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होंगे तो उनके खाने पीने का इंतजाम भी बेहद खास होगा। जानकारी के मुताबिक मेहमानों का खाना तैयार करने के लिए 20 महिला शेफ सहित कुल 65 शेफ्स का ग्रुप जामनगर पहुंच चुका है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि पार्टी में खास इंदौरी सराफा फूड काउंटर भी लगाया जाएगा, जहां इंदौरी कचौरी, पोहा, जलेबी, भुट्टे की कीस, खोपरा पैटीज और उपमा जैसी डिशेस परोसी जाएंगी।
इतना ही नहीं, 3 दिनों तक इस पार्टी में रोजाना 4 बार व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके लिए थाई, जापानी, मैक्सिकन और पारसी सहित करीब 2500 डिशेस तैयार की जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के दौरान किसी भी एक खाने के आइटम को दोहराया नहीं जाएगा। खाने की तरह ही तीनों दिन के फंक्शंस के लिए अलग अलग ड्रेस कोड भी तय किए गए हैं। यानी पहले, दूसरे और तीसरे दिन होने वाले फंक्शन में मेहमान एक तय ड्रेस कोड में ही नजर आने वाले हैं। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।